हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं की हिंदी भाषा भारती का पाठ 7 पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है भेड़ा घाट। बच्चों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और इसके लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे देखते हैं इस पाठ के बारे में। भेड़ा घाट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में आइए थोड़ा परिचय देखते हैं। लेखक पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हुआ है। हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, धरण ज्वार आदि आपकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक की रचना आप बहुत ही लोकप्रिय है। वह कवि ही नहीं पत्रकार भी थे। उनके द्वारा संपादित कर्मवीर का भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है बच्चों, यह रहा लेखक का परिचय। अब हम आगे आते हैं चैप्टर। पाठ का परिचय पहले बता रहे हैं हम आपको। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। लेखक ने नर्मदा के तट पर बसे भेड़ा घाट तथा आसपास के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ने मिलेगा। भेड़ा घाट और उसके आसपास जितने धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में। यहाँ पर है एक पंक्ति, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप सवारती। यहाँ से कवि ने, लेखक ने स्टार्ट किया है कि प्रकृति यहाँ एकांत में बैठकर मानो अपना श्रृंगार कर रही हो। आगे देखते हैं। शायद 1914 की बात है जब पहल भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। 1906 में जबलपुर में रहने तक ग्वारी घाट और तिलवाड़ा घाट तो देख लिए थे, किंतु बहुत कीर्ति सुनकर भी भेड़ा घाट नहीं पहुंच सका था। कहते हैं एक दिन संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक बताए जाते हैं, नींबू के एक झाड़ के नीचे बैठकर अपना संस्कृति कोश लिख रहे थे और सुना यह गया है कि आपने शब्दकोश में लता और वृक्षों का वर्णन करते हुए वे नींबू का वर्णन करना ही भूल गए। यही मेरी स्थिति हुई। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि लेखक कह रहे हैं, लेखक कौन है? श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी। वो बोल रहे हैं कि मैं सन 1914 की बात है जब मैं पहली बार भेड़ा घाट देखने गया। वो यहाँ पर जबलपुर में 1906 से रह रहे थे और उस बीच उन्होंने नर्मदा के और भी बहुत तीर्थ स्थल जैसे ग्वारी घाट, तिलवाड़ा घाट देखे थे, लेकिन बहुत यहाँ की कीर्ति सुनने के बाद भी भेड़ा घाट नहीं देख पाए थे। और उन्होंने यहाँ पर एक किंवदंती भी बताई है कि सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महान कवि थे जो अपनी संस्कृति का लेख उन्होंने एक नींबू के झाड़ के नीचे बैठकर लिखा था और उसमें उन्होंने प्रकृति के बहुत से वर्णन किए थे, लता वृक्षों के बारे में, लेकिन उन्होंने नींबू का वर्णन करना ही भूल गए थे। कवि कह रहे हैं ठीक वैसी ही मेरी स्थिति थी कि मैं जबलपुर में तो रहा, लेकिन इतना सुनने के बाद भी मैं कभी भेड़ा घाट देखने नहीं गया। अब यह सौभाग्य उन्हें 1914 में मिला। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 मील की दूरी पर है। लगभग आधे घंटे में हम मीरगंज स्टेशन पर आ गए। उन दिनों यह गति बहुत तेज समझी जाती थी। समझ रहे बच्चों, आधे घंटे में 13 मील की यात्रा उन्होंने आधे घंटे में की और यह गति बहुत तेज समझी जाती थी क्योंकि उस समय इतने तेज चलने वाले यातायात के कोई साधन नहीं थे। हम लोग आधा घंटे में 10-11 मील पहुंच गए थे। 2-3 अंग्रेज अपने खानसामे के साथ भेड़ा घाट ही जाने के लिए मीरगंज स्टेशन पर उतरे थे, किंतु जिस तरह कच्ची सड़क से राह चलने वाले को कभी कभी आकाश का शुक्र तारा भी अपना साथी मालूम होता है, वैसे ही वे लोग मेरे साथी थे। शरीर से तो हम एक दूसरे से कुछ ही गज की दूरी पे चल रहे थे,
किंतु धारणा में हम एक दूसरे से सैकड़ों मील की दूरी पे थे। इसका तात्पर्य बच्चों कि कवि कह रहे हैं कि जैसे पगडंडी पर चलने वाला राहगीर अकेला जब होता है रात में, उस समय शुक्र तारा उसके साथ साथ चलता है और वह समझता है कि ये शुक्र तारा मेरा साथी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, शुक्र तारा उसके साथ चलता तो ज़रूर है, लेकिन वह उससे हजारों किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक उसी तरह कवि के साथ 3 अंग्रेज थे और जो उनके साथ कुछ ही गज की दूरी पे चल रहे थे। वो साथ तो थे, लेकिन उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई पहचान नहीं थी, इसलिए साथ होते हुए भी वो लोग उनसे बहुत दूर थे। उन दिनों मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं, किंतु मैं सौंदर्य बोध के कारण ही वहां जा रहा था। यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस तरह वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे कई मिश्रण वस्तुओं का मिश्रण ही है, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का सम्मिश्रण था। लेखक कह रहे हैं, मैं भेड़ा घाट देखने जा रहा था। वहाँ की सुंदरता की मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि संगमरमर के बहुत ही सुंदर वहाँ चट्टानें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ वो सुंदरता देखने जा रहा था। वहाँ जाने के मेरे और भी कई वजह थे। वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि वैद्य जो होता है वो अपनी दवाओं में कई तरह का सम्मिश्रण रखते हैं। उसी तरह मेरे भेड़ा घाट जाने के कई कारण थे। यो नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उनके किनारे और बड़ा हुआ तो उन्हीं के किनारे, और संघर्षमयी होने के का तो मैं इतना कायल हूँ कि वे नदियाँ मुझे पसंद नहीं आती जिनके किनारे सन्यासी के सिर की तरह घुटे हुए होते हैं, जिनकी धार में घर घर शब्द होता है, जिनकी रेती बहुत बारीक और मुलायम होती है। घुटे हुए किनारों के नदियों के पास जब जब जाने को मिला, लगा यह भी एक सजा है जिसे तो सिर्फ भोग ही लेना है। वायुमंडल खुला है, पुण्य स्थल है, स्नानार्थी आते जाते हैं, श्लोक का पाठ होता है, बड़े बड़े स्टेशन हैं, बहुत सी रेलें आती हैं। यह सब ठीक है, किंतु किनारे जो रुके हुए हैं, कहते हैं बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, सो मुझे तो बीहड़ नर्मदा, उसके प्रपात और उसका घर्षण ही प्यारा लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसका तात्पर्य देखते हैं। कवि कह रहे हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो कैसी हैं, जिनके सन्यासी के सिर के तरह घुटे हुए हैं, यानी उनके किनारों पर कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, एकदम खाली हैं, और उनके जो रेत हैं बहुत बारीक हैं। उनके किनारों पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बड़े बड़े स्टेशन हैं, श्लोक का हमेशा पाठ होता है, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे वहाँ ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई सज़ा दे दी गई हो। मुझे तो वही स्थान अच्छा लगता है, नर्मदा का किनारा, क्योंकि कभी वहाँ बचपन से रह गए हैं। और वो बोल रहे हैं कि मुझे तो वही नर्मदा का बीहड़ ही बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ का घर्षण प्यारा लगता है, वहाँ के प्रपात अच्छे लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक मुहावरा भी बोला है कि बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है। जिस तरह बैल जिस खूंटे पे बांध दिया जाता है, उसको सारी दुनिया में कहीं और अच्छा नहीं लगता, वही खूंटा बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह है, उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि इसी तरह नर्मदा का किनारा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपसे भेड़ा घाट की बात करना चाहता था। हाँ, अब भेड़ा घाट की ही बातें करें। यूँ तो नर्मदा अमरकंटक से निकली और मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा देख चुका था। ये दोनों जबलपुर के बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ा घाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से 154 मील ही चल पाई थी कि भेड़ा घाट आ गया। मुर्की से नर्मदा चली और लोकेश्वर की ओर बही। यहीं बीचों बीच भेड़ा घाट है। कहते हैं यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तृणों को लिए सर्दी गर्मी बरसात को सह रही हैं।
काटने से कट भले ही जाएं किंतु झुकना नहीं जानती हैं, अपना क्रम नहीं रुकने देती हैं, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती हैं। चांद आता है तो चांदी जैसे चमक उठती है, सूरज आता है तो उसी जैसे तप उठती हैं। हाँ, जब बरसात आती है अथवा जब घना अंधकार आता है तब भी वे अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता खोने को तैयार नहीं हैं। इन सब को तपस्या ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका तात्पर्य है बच्चों कि कवि कह रहे हैं कि ये कहाँ से निकली हैं, अमरकंटक से निकली हैं, और अमरकंटक से 154 मील चलने के बाद ही भेड़ाघाट पड़ता है। इस भेड़ाघाट स्थान पे बच्चों पहले भृगु ऋषि तपस्या करते थे, और कवि की कल्पना ये है कि ये जो यहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं संगमरमर की लग रही हैं, आज भी यहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कैसे तपस्या कर रहे हैं बच्चों, इसका भाव तात्पर्य देखिए कि कितनी भी सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, ये जो चट्टानें हैं ये सभी कुछ सहती रहती हैं। ये ऐसी खड़ी हैं कि काटने से कट जाती हैं, लेकिन कभी ये चट्टानें झुकती नहीं हैं और ना कभी अपना क्रम और अपनी उज्ज्वलता को कभी ये खोती हैं। जब रात में चांद निकलता है तो ये चांदी जैसे चमकने लगती हैं, और जब दिन में सूर्य निकलता है तो सूर्य के जैसे तपने लगती हैं। लेकिन हाँ, एक इनकी विशेषता ये है कि जब बरसात आता है, अंधेरी रात आती है, तब भी ये अपनी उज्ज्वलता, अपनी पवित्रता को नहीं खोती। ये संगमरमर की चट्टानें वैसे ही श्वेत दिखाई देती हैं, चाहे कितनी भी गहरी अंधेरी रात क्यों ना हो। तो कवि ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानो ये उन्हीं ऋषि के तरह तपस्या कर रही हों। नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है। यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई नीचे गिरी थी। तब उसने, उसकी मछलियों और मगरमच्छों ने यह सोचा ही ना होगा कि इसके उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी, और जो दुलार उसने अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया होगा, और जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते हुए उसे प्राप्त ना हुआ होगा, वह स्नेह और दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानें देने वाली हैं। ठीक है बच्चों, इसका तात्पर्य है कि लेखक की कल्पना यह है कि नर्मदा जो है लग रही है कि चांदी के कारागार में बंदनी है, यानी कैदी है, चांदी के जेल में जैसे कैदी हो, और यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई वह नीचे गिरती है और धुआंधार जल प्रपात बनाती है। लेखक कह रहे हैं कि जब नर्मदा नदी ऊपर से गिरी होंगी तो इनमें जो मछलियाँ और मगरमच्छ रहे होंगे, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि नर्मदा के इस सुंदर पतन में नीचे आने पर संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं, 2 विशाल पर्वतें उनकी स्वागत के लिए खड़े हैं, उनको अपने गोद में दुलार करेंगी, और जो दुलार उन्होंने अपने जन्मदाता अमरकंटक से नहीं पाया है, वो प्यार दुलार उन्हें इन संगमरमर की चट्टानों के बीच में मिलने वाला है। उस समय ऊपर नीला आसमान मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर के इन गौरव शिखरों पर खड़े होकर लगता है कि विधाता को चुनौती दे कि करो कोशिश और एक सा बनाकर दिखाओ भला। इस समय नदी नर्मदा का नीचे की ओर फिसलते जाना दृढ़ के सामने तरलत्व की यह लाचारी निष्काम होकर भी कितनी शोभाधाम हो गई है। लेखक का तात्पर्य है कि संगमरमर की चट्टानें जो कठोर हैं और नर्मदा का शीतल जल जो बहुत तरल है, और तरल होकर निष्काम होकर भी ये नर्मदा का जल कितना शोभायमान हो रहा है। यहाँ पर लगता है कि जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं, उन्हें शोभा धाम ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। कवि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो परोपकार के लिए, जन सेवा के लिए है, उसकी शोभा और ही बढ़ जाती है, और ऐसे भी शोभा धाम जैसे कई हाथ उनको संभाल लिया करते हैं। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात को जब लहराते देखा तो जी ने कहा, यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है।
वे मेरी विशालता की शोभा हैं। नगण्य तुम हो जो उनके मूल्य को नहीं कूट रहे हो। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही मिट जाएंगे। तात्पर्य यहाँ पर यह है, लेखक कह रहे हैं कि इन सुंदर संगमरमर की श्वेत चट्टानों के ऊपर जब मैंने घास फूस को देखा तो मुझे लगा कि ये कुल कलंक घास फूस इन चट्टानों पर भी उगाए हैं। तभी मुझे लगा कि चट्टानें मुझसे बोल रही हैं कि ये तुम्हारा सोचना गलत है। बड़े जो होते हैं वो छोटों को पर अपने सिर पर लेकर ही बड़े बनते हैं। ये मेरी विशालता की शोभा है। तुम ही नगण्य हो जो तुम इनकी मूल्य, इनके कीमत को जो तुम नहीं समझ रहे हो। और तुम तो थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो, लेकिन जो ये घास फूस हैं जो मेरे ऊपर उगे हुए हैं, इन्होंने तो जन्म ही यहाँ लिया है और ये यहीं पर मिट जाएंगे। नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहाँ खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धालाए, यानी दूध धारा है। लेखक का तात्पर्य है कि वहाँ पर जो ग्रामीण बच्चे खेल रहे थे, ग्रामीण वेशभूषा में थे, उनसे जब मैंने पूछा तो अपनी तोतली भाषा में उन्होंने मुझे बताया कि ये दूध धारा है। कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए जब जोर का घर्षण हो तो जीवन भी दूध जैसा उजला क्यों न हो जाए। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य यह है बच्चों कि नर्मदा नदी जब पर्वतों के बीच में घर्षण हो करती हैं और आगे बढ़ती हैं तो उनका जल दूध जैसे दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य का जीवन संघर्षों से गुजरता है तो उनका चरित्र भी उज्जवल और उजला हो जाता है। तब न दूध धारा के पास जो लोग स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियाँ जो उन्होंने कश्मीर की शोभा के लिए कही हैं, यहाँ आकर ठीक बैठती हैं। लेखक कल्पना करते हैं कि जो कश्मीर की सुंदरता के लिए कवि ने, श्रीधर पाठक जी ने कविता लिखी थी, वो कविता की लाइन यहाँ भेड़ाघाट के लिए ठीक बैठ रही हैं। उस कविता को हम देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप सवारती, पल पल पलटति भेष छलक छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुल परी शैल के सिर पर फैली। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि प्रकृति एकांत में बैठ के मानो अपना श्रृंगार कर रही है और अपने वेश को हर क्षण हर पल बदलती है और एक नया रूप धारण करती है। ये कहाँ के लिए है? कश्मीर की वादियों के लिए है। यहाँ पर जो इन शैलों, इस वादियों के ऊपर जो बर्फ़ फैली हुई हैं, ये बर्फ़ कहीं तो जम जाती हैं और कहीं तो घुल जाती हैं। इसलिए कवि का तात्पर्य है कि ये अपना जो वेश है ये हर पल हर क्षण बदल रही हैं। लेकिन यहाँ पर आगे देखते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या बोलते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नज़र डालिए, वे छल रही हैं, गल रही हैं। एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितनी मरमर करे किंतु वह मरती नहीं है। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है और इसे अमर ही देखेंगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कश्मीर की वादियों की जो सुंदरता है, श्वेत सुंदरता बर्फ़ की, वो तो गल जाती है, लेकिन यहाँ संगमरमर की जो श्वेत सुंदरता है वो कभी गलती नहीं है, कभी ढलती नहीं है। नर्मदा के बहने पे जो मरमर की आवाज़ आती है ये गलत है, क्योंकि नर्मदा अमर है, ये कभी नहीं मर सकती। शताब्दियों से इसे लोगों ने देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। अब आगे देखते हैं। बेचारा भूगोल उस दिन मुझसे कहने आया, यह मंडला ज़िले में नहीं है। आप निकट से जबलपुर ज़िले से भले ही आए हो किंतु यह जबलपुर ज़िले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी ज़िले में बह रही है। किनारे पर मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, किंतु मन तो कृष्णत्व के साथ खेल रहा है, जो सतपुड़ा की संगमरमर गोद में अपनी श्यामलता का गौरव बिखेर रहा है। भेड़ाघाट देखने के बाद ऐसा लगा
कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ाघाट तक पक्की सड़क है, किंतु कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद आता। कवि कह रहे हैं ये जो संगमरमर के चट्टानों के बीच पे नर्मदा नदी बहती हुई भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती हैं, ये ना तो मंडला ज़िले में है और ना ही जबलपुर ज़िले में है, ये सिवनी ज़िले में है। और इनके किनारे पर बहुत से मंदिर भी हैं, बहुत सी धर्मशालाएं भी हैं। और कवि लेखक की कल्पना है कि यहाँ पर तो मीरगंज स्टेशन से पक्की सड़क बनी है। अगर ये सड़क ना भी होती तो भी यहाँ आने पर बहुत आनंद आता। जब नर्मदा नीचे को बहती है तो मन ऊपर को किसे ढूंढने जा रहा है। वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी भीग क्यों नहीं उठा। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरीशंकर जी का मंदिर है, एक 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जलप्रपात का घर घर शब्द गौरीशंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते हैं। इस बदनसीब प्रकाश ने मानव को दिया बहुत है, लेकिन उसे बहुत अधिक छीन भी लिया है। रात हुई, माना कि पक्षी घोंसले में सो गए, किंतु उनसे भी ऊपर नए चमकने लगे ना। रात है, मानो सन्नाटा पहरे पर है। इस समय वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है और गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी के साथ पहुंचाती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया। अब इसका आप तात्पर्य देखिए बच्चों। इसमें लेखक का कहना है कि जब जो नर्मदा जी का घर घर शब्द है, उसके उनके धारा के बहने की जो आवाज़ है वह दिन के उजाले में सुनाई नहीं देती है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ होता है वह हमने लिया तो बहुत कम है खोज के अनुसार, लेकिन प्रकृति का हमने हास बहुत ज़्यादा किया है। उसी वजह से नर्मदा का जो पवित्र कानों में ध्वनि सुनाई देती है वो दिन में नहीं सुनाई देती, वो सिर्फ रात में सुनाई देती है, क्योंकि रात में सभी जगह सन्नाटा होता है। आगे देखते हैं इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया। लेखक कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर किसने बनाया है। एक यहाँ पर उन्होंने कहावत भी बोली है कि नथ बना देने वालों को देवियाँ याद रखती हैं, नाक बनाने वाले को भूल जाती हैं। उनका तात्पर्य है कि जो नथ बनाता है उसे तो हम याद करते हैं, लेकिन जो नाक बनाता है उसे हम भूल जाते हैं। कैसे? क्योंकि नाक जो बनाया है हमारा, उसे हम अपना अधिकार समझते हैं, और जो नथ बनाया है उसे हम उसका अधिकार समझते हैं। सो यह पूछने की तबीयत नहीं चाहती कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई है, किंतु इतिहास की कुरेदने से यह क्यों न पूछा जाए कि भाई इस मंदिर को किसने बनाया है। अब बच्चों देखते हैं कि हम ये तो किसी से पूछ नहीं सकते कि नर्मदा की धारा इस संगमरमरी चट्टान पे कब बही, लेकिन हम ये तो पता लगा सकते हैं कि इस पर्वत के ऊपर मंदिर किसने बनाया है। तो यहाँ पर मंदिर किसने बनाया है, ये त्रिपुरी राजघराने के महाराज कर्णदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने सन संवत 1155-56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया, और गत 850 वर्ष से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बार बार सुनाई दे रहा है। मूर्ति पर हमारे प्रमाणों के चिन्ह हो या न हो, नर्मदा के स्वरों की तह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई है। लेखक का तात्पर्य है कि ये मंदिर को बने हुए 850 वर्ष हो गए हैं, और ये मूर्तियाँ यहाँ इतनी पुरानी हैं, इन पे हमारे आने के कोई चिन्ह प्रस्तुत नहीं है, लेकिन नर्मदा जी का जो शब्द स्वर सुनाई देता है वह इन मूर्तियों में तह के जैसे जमी हुई हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, और इसमें जो हम एक प्रश्न पूछने वाले थे उस प्रश्न को सुनिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है बच्चों, आप बताएंगे कि भेड़ाघाट जो स्थान है वह किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, और हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।